10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के पूर्णिया में शराब तस्कर ने होमगार्ड के एक जवान की जान ली। बिहार के पूर्णिया में एक शराब तस्कर ने चेकिंग के समय होमगार्ड के 2 जवानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। इस हादसे में एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के जौनपुर में पैसों के मुद्दे पर एक महिला और 2 मजदूरों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मजदूरों ने उस महिला की हत्या कर दी। हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के साहिबगंज में भीषण आग लग जाने से 14 घर जलकर राख हो गए। ये आग एक घर में खाना पकाने के समय लगी, जिसने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बर्फ से ढकी सड़क पर एक बेकाबू गाड़ी ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। बर्फ के जमने से वहां की सड़कों पर फिसलन बनी हुई है और यही वजह रही कि एक गाड़ी का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वो सड़क की बाईं तरफ जा मुड़ी। वहां बर्फ की मोटी चादर बिछी होने की वजह से उसका ड्राइवर भी गाड़ी पर काबू पाने में नाकाम रहा, जिसके बाद उस गाड़ी ने सड़क किनारे चल रहे कुछ लोगों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। एक आदमी तो इतनी बुरी तरह गिरा कि वो लुढ़कता हुआ थोड़ी दूर तक चलता गया। उसे बचाने के लिए कई लोग उसकी तरफ दौड़े। इस बीच गाड़ी में सवार एक शख्स उतरा और हादसे का शिकार हुए उस आदमी को संभाला। यूपी के आगरा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में आग लग गई, जिससे वहां कुछ देर के लिए दहशत मच गई। आशंका जताई गई कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ और जो तस्वीरें सामने आई उनमें ट्रक आग में घिरा दिखाई दिया। उसके पीछे के हिस्से से तेज लपटें उठ रही थी। वहां मौजूद दमकल कर्मी लपटों को शांत करने के लिए उस पर पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन आग काफी फैल चुकी थी। हालांकि कुछ देर के बाद दमकल ने हालात पर काबू पा लिया। हादसे की वजह से सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक भी रुका रहा। बताया गया कि ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर वक्त पर बाहर आए, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन हादसे में ट्रक बर्बाद हो गया। लखनऊ में लोक भवन के सामने एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। बताया गया कि कन्नौज का रहने वाला ये शख्स अपने गांव के प्रधान और लेखपाल से परेशान था, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने उसकी जमीन पर कब्जा करने वाले का साथ दिया और इसी बात से वो इतना मजबूर हो गया कि उसने आत्मदाह की कोशिश की। वो सुबह सुबह लखनऊ में लोक भवन के सामने पहुंचा, जहां से गुजरते हुए उसने खुद को आग लगा ली और जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वो छटपटाने लगा। आसपास मौजूद पुलिस वालों और दूसरे लोगों ने जैसे ही ये देखा, वो उस आदमी की ओर दौड़े और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। एक शख्स लगातार कंबल से उसके पैरों पर मारने लगा, जबकि दूसरे ने आग पर पानी डाला। इस बीच वहां कई और लोग भी आ गए, जो अलग अलग तरीके से उस आदमी को बचाने की कोशिश करते दिखे। पुलिस के मुताबिक आत्मदाह की कोशिश करने वाला शख्स 30% जला है। पहले ही कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मुसीबतें दोगुनी कर दी, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से लोगों के रोजमर्रा के काम के साथ वैक्सीन लगाने के अभियान पर भी बुरा असर पड़ा। बदलते मौसम की वजह से वहां न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। कई इलाकों में तो 22 इंच यानी करीब 2 फीट तक बर्फ गिर गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। न्यूयॉर्क में भी बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला। जबरदस्त बर्फबारी की वजह से वहां का मशहूर टाइम्स स्क्वायर भी पूरी तरह बर्फ में ढक गया। भीड़भाड़ वाले चौराहे पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। हालांकि कई लोग इसका मजा उठाते भी दिखे। कुछ यही नजारा सेंट्रल पार्क इलाके का भी दिखा। वहाँ इतनी बर्फबारी हुई कि वो जगह किसी स्की रिसोर्ट की तरह नजर आने लगी। कई बच्चे जमी हुई बर्फ पर स्कीइंग करते दिखाई दिए। हालांकि इस बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। सड़कों पर फिसलन बढ़ने से आना जाना मुश्किल हो गया। इमरजेंसी में गाड़ियां गुजर सके, इसके लिए बर्फ हटाने वाली मशीनें रास्ते को साफ करने में जुटी नजर आई। गणतंत्र दिवस के दिन घायल हुए दिल्ली पुलिस के जवानों को मुआवजा मिलेगा। दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को घायल हुए अपने जवानों को मुआवजा देगी। इस हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए पुलिस वालों को 25,000, जबकि मामूली रूप से घायल पुलिस कर्मियों को 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई इस हिंसा में 384 पुलिस वाले घायल हुए थे। भारत की तरफ से भेजी गई कोरोना की वैक्सीन कुवैत पहुंच गई। मदद के तौर पर यह वैक्सीन अब तक नेपाल, भूटान और श्रीलंका समेत कई पड़ोसी देशों को दी जा चुकी है। दावा किया गया कि जयपुर में दिगंबर जैन मंदिर से 30 से ज्यादा अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गईं। कहा जा रहा है कि ये मूर्तियां 500 साल पुरानी हैं और इनकी कीमत लाखों में है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर एक बड़े धमाके से दहल गई। यह आईडी धमाका वहां के एक मंत्री की कार को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। गाड़ी के टुकड़े दूर तक बिखर गए। यही नहीं, जिस जगह ये बम रखा गया था, सड़क पर वहां गहरा गड्ढा हो गया।
पूरी सड़क जगह जगह से उखड़ी नजर आई। हालांकि इस हादसे में कार में सवार मंत्री और उनके स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के बाद वहां सुरक्षा बल के लोग पहुंचे और पूरे इलाके को घेर कर छानबीन शुरू कर दी। तेलंगाना के वारंगल में राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे पर सवाल उठाने वाले टीआरएस विधायक के घर के बाहर खूब हंगामा हुआ। विधायक सी धर्मारेड्डी ने राम मंदिर निर्माण के नाम पर दी जा रही चंदे की रसीद को फर्जी बताया था और बीजेपी से चंदे की रकम का हिसाब मांगा था, जिसके बाद उनके घर के बाहर बवाल शुरू हो गया। कुछ लोग वारंगल में विधायक सी धर्मारेड्डी के घर के बाहर इकट्ठा हुए, जिनमें एक ने पुलिस के सामने ही घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे पहले उसने वहां पड़ा पुलिस का डंडा अंदर फेंका, जिसके बाद एक पुलिस वाले ने उसे दौड़ा दिया, लेकिन वो रुका नहीं, उल्टा उसके तेवर और आक्रामक हो गए। थोड़ी ही देर में वो वहां मौजूद दूसरे लोग भी हंगामे में शामिल हो गए, जिनमें कई बीजेपी का झंडा लिए नजर आए। बाद में ये लोग नारे लगाते हुए पुलिस से भिड़ गए। इस हंगामे के बाद विधायक के घर के अंदर इसके निशान नजर आए। वहां फर्श पर खिड़कियों के टूटे कांच बिखरे दिखाई दिए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जवाब में टीआरएस विधायक के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला कर दिया। ये लोग रात में वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस के सामने ही बीजेपी के दफ्तर पर पथराव कर दिया। इन लोगों ने वहां बहुत देर तक पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे रोका। कुछ दिन पहले तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस के एक विधायक के विद्यासागर राव ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे पर विवादास्पद बयान दिया था। यूरोप के देश हंगरी में सैकड़ों लोगों ने कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों का जमकर विरोध किया। 3 महीने से पाबंदियां झेल रहे वहां के रेस्टोरेंट और बार जैसी जगहों पर एक बार फिर से 1 महीने तक के लिए सख्ती बढ़ा दी गई, जिसे वहां काम करने वाले लोगों ने जाति बताया और इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। राजधानी बुडापेस्ट से सामने आई कुछ तस्वीरों में लोगों की भीड़ एक चौराहे पर जमा होकर प्रदर्शन करती दिखाई दी। कुछ प्रदर्शनकारी अपने हाथ में एक बैनर भी पकड़े दिखे, जिस पर पाबंदियां खत्म करने की मांग लिखी हुई थी। हालांकि प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस का एक काफिला पहुंच गया। लोगों ने शिकायत की कि सरकार ने उन्हें अपना काम धंधा चलाने दे रही है और ना ही उनकी आर्थिक मदद कर रही है। इसी वजह से वो प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के महज कुछ घंटों में ही फेफड़ों को खोखला करना शुरू कर देता है। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी और कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने कोरोना के हमले के 1 घंटे बाद से फेफड़ों पर नजर रखनी शुरू की और ये देखकर वो भी दंग रह गए कि वायरस ने तुरंत ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी पाया गया कि कोरोना वायरस फेफड़ों के सेल की काम करने की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देता है और इन्फेक्शन होने के 3 से 6 घंटे के अंदर ही सेल के न्यूक्लियस को ढकने वाली झिल्ली को भी खराब कर देता है। यूपी के मेरठ में तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अभियान शुरू किया। यूपी के मेरठ में रिहायशी इलाकों में तेंदुए की दहशत के बीच वन विभाग ने ऑपरेशन तेंदुआ शुरू किया। तेंदुए की पैरों के निशान के आधार पर विभाग की टीम उसे पकड़ने में जुटी है। मध्य प्रदेश के सिवनी में गाड़ी से पुलिस ने 1,74,00,000 रुपए कैश बरामद किए। इस बीच लाखों रुपए के जले हुए नोट भी पुलिस के हाथ लगे। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नेशनल हाईवे पर एक गैस टैंकर के पलटने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने एहतियातन हाईवे पर आवाजाही रोक दी और साथ ही आसपास के इलाकों को भी खाली करवा दिया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब दिल्ली के सिनेमाघर भी 100% दर्शकों की क्षमता के साथ खोल दिए गए। हालांकि वहां कोरोना से बचाव के लिए अब तक जो नियम लागू थे वो आगे भी जारी रहेंगे, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज इलाके में मौजूद एक सिनेमाघर से सामने आई। वहां फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों का सबसे पहले गेट पर तापमान मापा गया, फिर उनके हाथ सैनिटाइज कराए गए। फिल्म की टिकट भी दर्शकों को ऑनलाइन ही लेनी होगी, जिसे वो सिनेमा हॉल में आकर एक काउंटर पर दिखाएंगे, जिसके बाद उन्हें हॉल में एंट्री मिलेगी। टिकट पूरी डिजिटल होगी, क्योंकि किसी तरीके से टिकट नहीं दी जा रही है, डिजिटल टिकट पर ही काम चल रहा है। और यहाँ पर भी मार्किंग की गई है, आप देखें तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये यहाँ पर स्टिकर्स लगाए गए हैं। सिनेमाघर के एक अधिकारी ने बताया कि इस फैसले के बाद अब वहाँ नई नई फिल्में लगेंगी और दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी। जिस तरह से हमें ये मिल गई है छूट, उससे लगता है कि अब आगे नई मूवीज़ भी रिलीज़ होंगी, नई मूवीज़ रिलीज़ होंगी तो बिजनेस बढ़ेगा। वहां पहुंचे दर्शकों ने भी बताया कि लंबे वक्त से सिनेमा हॉल में नई फिल्में बहुत ही कम लग रही थी, लेकिन अब वो आराम से वहां आकर उनका मजा ले सकेंगे। काफ़ी टाइम से हम नई नई मूवीज़ नहीं देख पा रहे थे, आज हम आए अपने भाई के साथ। कोरोना की वजह से अभी तक सिनेमा घरों में क्षमता से सिर्फ 50% यानी आधे लोगों को ही फिल्म देखने की इजाजत थी।
म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के विरोध में थाईलैंड में भी जोरदार प्रदर्शन किए गए। सेना ने म्यांमार की चुनी हुई नेता आंग सान सू की को गिरफ्तार कर इमरजेंसी लगाते हुए सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली। लेकिन इस सैनिक तानाशाही के विरोध में थाईलैंड में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। बैंकॉक में म्यांमार के दूतावास के बाहर म्यांमार के कुछ प्रवासियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई। दूतावास की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए वहां पहले ही भारी तादाद में पुलिस तैनात थी, जिसने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक लिया। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने के बजाय पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ पुलिस पर बैरिकेड और सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड फेंकती दिखी। हालांकि पुलिस को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो आगे बढ़ती रही, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर हमले जारी रखे। इस बीच एक प्रदर्शनकारी तो लोहे की रॉड लेकर पुलिस वालों से भिड़ गया, जबकि कुछ ने कूड़ादान फेंककर पुलिस को रोकने की कोशिश की। हालांकि बाद में पुलिस ने उन सभी को वहां से खदेड़ दिया। मध्य प्रदेश में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, क्योंकि कुछ रोज पहले मुरैना में जहरीली शराब पीने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही पूरे राज्य में अवैध शराब के कारोबारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में इंदौर में अवैध शराब बेचने वाले कुछ ढाबों पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन की इस कार्रवाई की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में प्रशासन की टीम खुदाई करने वाली मशीन से हाईवे के किनारे बने ढाबे को ध्वस्त करती दिखाई दी। इसी तरह एक दूसरे इलाके में भी प्रशासन ने सड़क किनारे बने ढाबों को जमींदोज कर दिया। सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में कुर्द लड़ाकों की फायरिंग में सरकार समर्थक एक आदमी की मौत से तनाव बढ़ गया। हालात उस वक्त बिगड़े जब कुर्द लड़ाकों ने सरकार के समर्थन में रैली निकाल रहे लोगों पर गोलियां चला दी और गोलियां चलते ही वहां भगदड़ मच गई। जिस सड़क पर सरकार समर्थकों की रैली निकल रही थी, उसके पास की एक इमारत से लोगों को निशाना बनाया गया। प्रदर्शन में जो लोग सबसे आगे चल रहे थे, उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला और कुछ लोग गोलियां लगने के बाद सड़क पर गिर पड़े। सामने की इमारत में छिपे कुर्द लड़ाके लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन घायलों को बचाने के लिए उनके साथियों ने भी जान जोखिम में डाल दी। अपने घायल साथियों को वहां से निकालने के बाद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक आदमी ने दम तोड़ दिया। इससे पहले सरकार समर्थकों की भीड़ ने अलग कुर्दिस्तान की मांग के खिलाफ वहां बहुत देर तक प्रदर्शन किया। इस गोलीबारी के बाद सीरिया की सरकार ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ अभियान ज्यादा तेज करने के संकेत दिए। यूपी के सहारनपुर से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने मामूली कहासुनी के बाद एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक तस्वीर में कुछ लोग दुकान के अंदर दाखिल होते दिखे। इससे पहले कि दुकानदार कुछ समझ पाता, लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू किया। कई लोग एक साथ उस पर घूंसों की बरसात करने लगे। इस बीच वहां मौजूद एक महिला हमलावरों से भिड़ गई, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने दुकानदार को पीटना बंद नहीं किया। और तो और वो लोग उसे दुकान से बाहर खींच कर ले गए और एक बार फिर उस पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक मारपीट करने के बाद सभी लोग वहां से फरार हो गए। देश के कई हिस्सों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल शर्तों के साथ दोबारा खोल दिए गए। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन स्कूलों को करीब 10 महीने पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन जब हालात पहले से कुछ बेहतर हुए तो देश के कई स्कूलों में रौनक लौट आई। जम्मू के एक स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में स्कूल के गेट पर छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में खड़े नजर आए। अंदर दाखिल होने से पहले उनके हाथ सैनिटाइज कराए गए, उनका तापमान जांचा गया। कोरोना से बचने के लिए स्कूल पहुंचे छात्र मुंह पर मास्क लगाए रहे। वहां के एक दूसरे स्कूल में भी पढ़ाई के साथ साथ कोरोना से बचाने के पूरे इंतजाम किए गए। यही नहीं, उस स्कूल में तो लंबे समय बाद पहुंचे छात्रों का ताली बजाकर स्वागत भी किया गया। इतना ही नहीं, क्लास में सभी बच्चों को थोड़ी दूरी पर बिठाया गया ताकि उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। करीब 10 महीने बाद स्कूल पहुंचने पर छात्रों ने भी खुशी जताई। स्कूल लग गए हमारे, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम और ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकें। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अहमदाबाद से भी सामने आई। वहां के एक स्कूल के बाहर मुंह पर मास्क लगाए बच्चे अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। क्लासरूम में दाखिल होने से पहले उनके हाथ साफ करवाए गए। स्कूल पहुंचे सभी छात्रों का संगीत के साथ स्वागत किया गया। फिर वहीं पुणे में 10 महीने बाद 5वीं से 8वीं तक के स्कूल भी कोरोना नियमों के तहत दोबारा खुल गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में वहां की संसद भंग करने के खिलाफ कुछ लोगों ने जमकर बवाल किया।
नेपाल में आए राजनीतिक संकट की वजह से पीएम केपी शर्मा ओली ने 20 दिसंबर को संसद भंग करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही वहां इस फैसले का विरोध जारी है। इसी कड़ी में लेफ्ट पार्टी से जुड़े छात्र संगठन भी सड़कों पर उतर आए और केपी शर्मा ओली के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, संसद के बाहर जमा हुए कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों से भी भिड़ गए। इससे पहले प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने वहां पटाखे जलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से उन्हें रोक दिया गया, जिससे वो लोग भड़क गए और उन्होंने वहां मौजूद पुलिस वालों को ही निशाने पर ले लिया। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पनडुब्बी घोटाले के आरोप में घिरे नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग पर वहां पिछले कई महीनों से प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ ऐसे ही हालात दिखे, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने हंगामा कर रहे लोगों पर पानी की बौछार की ताकि उग्र होते लोगों को तितर बितर किया जा सके। इससे पहले सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, क्योंकि पनडुब्बी घोटाले के आरोप में फंसे नेतन्याहू को घेरने के लिए कुछ लोग नकली पनडुब्बियां लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्हें हाथों में उठाकर नेतन्याहू के आवास की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। जिसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और वो लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। हालांकि जवानों ने उन लोगों पर सख्ती बरती और उनके इरादे को नाकाम कर दिया। पहले से ही कुदरत की मार झेल रहे अमेरिका को जबरदस्त तूफान का भी सामना करना पड़ा। कैलिफोर्निया में तूफान और उसके बाद हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई, जिसकी डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई। कैलिफोर्निया से आई एक तस्वीर में तो एक हाईवे पूरी तरह से कटकर बह गया। बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से इस हाईवे का एक बड़ा हिस्सा नीचे खाई में समा गया। हाईवे की ऐसी हालत होने की वजह से वहां ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप हो गया और इस इलाके का संपर्क ही कट गया। बताया गया कि जमीन खिसकने की ऐसी और घटनाएं भी हुई, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एमपी के इंदौर से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया और वहां के कर्मचारियों को खूब पीटा। उनके बीच किस बात पर विवाद हुआ ये तो पता नहीं चला, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी टोल कर्मचारी को पकड़कर पीटता नजर आया। अपने साथी को पिटता देख कुछ और कर्मचारी उसे बचाने दौड़ पड़े, लेकिन इसी बीच उस आदमी के कई साथी भी वहां आ गए और फिर उन सबके बीच जंग शुरू हो गई। वो सभी ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि एक दूसरे के खून के प्यासे। इस मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए। हमारे स्टाफ को मार पिटाई की, जख्मी किया, 3-4 लोग घायल हैं। वहीं टोल प्लाजा पर हुए इस हंगामे की वजह से वहां अफरा तफरी जैसे हालात बन गए और काफी देर तक कई गाड़ियां फंसी रहीं। बिहार के अररिया में जमीन विवाद के मुद्दे पर एक आदमी की हत्या कर दी गई। बिहार के अररिया में जमीन विवाद के मुद्दे पर एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात रजिस्ट्री ऑफिस में हुई, जहां हत्या करने के बाद आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गया। झारखंड के सिमडेगा में पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपए के जाली नोट भी बरामद किए। बिहार के सुपौल में एसबीआई के केटीएम में रुपए डालने के समय बदमाशों ने एक सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में बदमाश 45 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पिछले कई साल से गृह युद्ध की आग में जल रहा सीरिया एक बार फिर कार बम धमाकों से दहल गया। इन धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पहला कार बम धमाका उत्तरी सीरिया के अजाज शहर में हुआ, जो इतना ताकतवर था कि आसपास की कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसके परखचे उड़ गए, उससे आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। यही नहीं, धमाके की चपेट में आने से आसपास खड़ी कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गई। 5 دقائق سيارة مفخخة مصفوفة عميل المحل شي 30 متر انفجرت। इस धमाके की वजह से कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और जो लोग घायल हो गए उन्हें कुछ लोगों की मदद से फौरन अस्पताल भेजा गया। एक छोटा बच्चा भी बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे एक आदमी गोद में उठाकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाता दिखाई दिया। बाद में कुछ लोग कार में लगी आग को बुझाने में जुट गए। इसी तरह का एक दूसरा कार बम धमाका आजाद शहर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ। राजस्थान के अजमेर में चुनावी रंजिश में हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया,
जिसमें वार्ड नंबर 10 में कुछ लोग बीजेपी के एक उम्मीदवार से मारपीट करते नजर आए, जिसका आरोप कांग्रेस के समर्थकों पर लगा। यह घटना तब हुई जब निकाय चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राजू अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मना रहे थे। तभी किसी बात पर कांग्रेस समर्थकों से उनकी कहासुनी हुई। थोड़ी ही देर में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कई लोग लाठी लेकर मारपीट पर उतारू दिखे। इस बीच बीजेपी के उम्मीदवार को कुछ लोगों ने धक्का दिया, जिससे वो गिर पड़े। हालांकि बाद में किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। रूस में विपक्ष के नेता अलेक्सी नवाल्नी की गिरफ्तारी पर लोग इस कदर खफा हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बगावत पर उतारू हो गए हैं। नवाल्नी की रिहाई की मांग पर एक बार फिर पूरे रूस से हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और फिर पुलिस और उनके बीच ऐसा दंगल हुआ कि 4000 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हवालात में डालना पड़ा। और राजधानी मॉस्को में तो पुलिस निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अपनी ताकत की आजमाइश भी करती हुई नजर आई। उसने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। जहां घी सीधी उंगली से नहीं निकला, वहां उसने उंगली टेढ़ी भी की। सामने आई एक तस्वीर में पुलिस एक आदमी को टेजर गन से करंट मारती दिखी ताकि वो पस्त हो जाए। रूस के इलाके बदल गए, लेकिन पुलिस की सख्ती की तस्वीर नहीं बदली। वहां के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में भी पुलिस प्रदर्शनकारियों को उठाकर खींचकर अपने साथ ले गई। कुछ जगह तो इतनी बर्बरता की गई कि एक तस्वीर में एक लड़के का सिर फटा हुआ नजर आया। असल में पुतिन के कट्टर विरोधी अलेक्सी नवाल्नी का आरोप है कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए रूस की सरकार ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। 5 महीने के इलाज के बाद 17 जनवरी को जैसे ही वो जर्मनी से लौटे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के बाद रूस में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वहां अलेक्सी नवाल्नी को आजाद करने की मांग पर प्रदर्शन शुरू हो गए। 26 जनवरी को लाल किले में हिंसा करने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आकाशप्रीत नाम का यह आरोपी उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला है। आरोप है कि आकाशप्रीत ने 26 जनवरी को लाल किले की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला किया था। बाद में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। ओडिशा के कटक में एक निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग ने 5वीं मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया और थोड़ी ही देर में वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में अस्पताल की 5वीं मंजिल आग की भीषण लपटों में घिरी दिखी। खिड़कियों और दरवाजों से आग की लपटों के साथ काला धुआं आसमान में उठता नजर आया। घटना की जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। इस बीच पुलिस ने दूसरे लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती मरीजों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया और फिर उन्हें एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। कुल 8 पेशेंट्स थे जिनको हम बाहर ले आए हैं। इस दौरान आग अस्पताल के दूसरे हिस्सों में फैल गई, जिसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां एक बड़ी क्रेन बुलाई गई, जिसकी मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करने में जुट गए। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा से सेना के साहस की शानदार तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क पर जमा बर्फ की वजह से एक कार फिसलकर पहाड़ी नाले में गिर गई। लेकिन इस हादसे की खबर जैसे ही वहां मौजूद सेना की टुकड़ी को मिली, तो जवान फौरन वहां पहुंचे और खून जमा देने वाली सर्दी की परवाह किए बिना बेहद ठंडे पानी में उतर गए। काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से कार को काफी नुकसान पहुंचा था और उसमें सवार लोग कार के अंदर ही फंस गए थे। लोगों की जान मुसीबत में देख जवानों ने फौरन बचाव अभियान शुरू किया। पहले कार के सभी शीशे तोड़े गए और फिर उसी रास्ते कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। काफी सर्दी है और सर्दी को छोड़कर उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, तो लोग भी, मुझे लगता है कि लोग भी फौज का बहुत शुक्रगुजार है। एक एक कर सभी 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। बाद में सेना ने ही इन सभी को करीब के अस्पताल पहुंचा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोरोना संकट के बीच देश का जो डिजिटल बजट पेश किया। पहला, कृषि सुधार कानूनों पर मचे घमासान के बीच पेश हुए बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाने का बड़ा ऐलान हुआ। हालांकि इस सेस का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers
on most items. पहली बार देश का बजट डिजिटल बनाया गया, जिसकी वजह से वित्त मंत्री ब्रीफकेस की बजाय लाल रंग के कपड़े में सजी एक टैबलेट लेकर संसद के लिए निकली। बजट भाषण के शुरुआती हिस्से में उन्होंने कोरोना संकट से जूझती अर्थव्यवस्था का जिक्र किया और रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता भी पढ़ी। Borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि बीते कारोबारी साल में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की रिकॉर्ड खरीद हुई और फायदा पाने वाले किसानों की गिनती का भी नया रिकॉर्ड बना। हालांकि बजट का कृषि से जुड़ा हिस्सा पढ़े जाने के वक्त विपक्ष नारेबाजी करता रहा। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी लोगों को इनकम टैक्स में न तो कोई राहत मिली, न ही कोई नया बोझ बढ़ाया गया। लेकिन कोरोना संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तकरीबन सभी अहम उद्योगों की मदद के प्रावधान बजट में किए गए। इसीलिए शेयर बाजार में भी बजट पेश होने के बाद रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि बजट से उद्योगों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि किसानों की भी मदद होगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। लेकिन कांग्रेस ने दावा कर दिया कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। हालांकि कपिल सिब्बल ने यह भी स्वीकार किया कि किसानों की ये हालत उनकी सरकार के वक्त भी ऐसी ही थी। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। बजट में हेल्थ केयर पर भी खर्च में बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया गया और बड़ा तोहफा 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मिला। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले वो लोग जिनकी आमदनी केवल ब्याज या पेंशन से है, उन्हें अब आयकर रिटर्न नहीं भरनी हो। कोरोना संकट के कारण मौजूदा कारोबारी साल में वित्तीय घाटा देश की कुल जीडीपी का 9.5% तक पहुंचने का अनुमान जताया गया, जबकि अगले साल इसे 7% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने कई सरकारी बैंकों और कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए का जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान किया है। प्रोविडेंट फंड में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा होने की सूरत में फंड पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। इसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड दोनों शामिल होंगे, जबकि कोरोना वायरस की वैक्सीन पर खर्च के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गुजरात के सूरत से एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक टायर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनटों में पूरी फैक्ट्री धधकने लगी। उसका एक भी ऐसा हिस्सा नजर नहीं आया जहां से आग की खतरनाक लपटें निकलती दिखाई ना दे रही हों। फैक्ट्री के अंदर केमिकल मौजूद होने से आग काफी तेजी से भड़की। आग से निकलने वाले काले धुएं ने भी पूरी फैक्ट्री को चारों तरफ से घेरा। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के लोग भी घटना वाली जगह पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। मुंबई के पास भिवंडी में एक इमारत गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग उसके मलबे में दबकर घायल हो गए। बताया गया कि हादसे का शिकार हुई इमारत में एक गोदाम था, जिसके अंदर 10 मजदूर काम कर रहे थे और इमारत गिरने से सभी मजदूर उसके मलबे में दब गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंच गए। साथ ही घायलों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी हादसे वाली जगह पर पहुंची। फिर मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। एक एक करके मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। मलबे में दबने से कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि कुछ लोग बुरी तरह जख्मी नजर आए। इस हादसे पर प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। ओनर कौन है जगह के, किसने चलाने के लिए लिया था या लीज पे लिया था, ये सब जानकारी मिलने के बाद उस हिसाब से गुनाह दाखिल होगा उसमें। राहत और बचाव दल की मुस्तैदी से मलबे में फंसे ज्यादातर लोगों को वक्त रहते निकाल लिया गया, जबकि एक आदमी की इस हादसे में मौत हो गई। यूपी के बदायूं में लव जिहाद का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि आरोपी बहला फुसलाकर और झूठ बोलकर लड़की अपने साथ ले गया। परिवार ने इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार के साथ हिंदू जागरण मंच के लोगों की भी पुलिस से नोकझोंक हुई। हालांकि परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को खोज निकाला और आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया।
एक 17 वर्षीय युवती को पहला फुसलाकर भगा ले जाने के संदर्भ में जो परिजनों द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर सेक्शन 363 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया था। जो युवती है, जो अपहृता है, उन्हें बरामद कर लिया गया है। उनके सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान करवाए जा रहे हैं। जो अक्यूज हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी तथ्य आते हैं इस विवेचना में, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पर अपनी ही पत्नी को गायब करवाने का शक जताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के अरुण जोयाल की रिपोर्ट है कि किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू पिछले 1 साल से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आई है। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि किम ने ही उनको गायब करा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम की पत्नी को आखिरी बार 25 जनवरी 2020 को देखा गया, जिसमें वो राजधानी प्योंगयांग में एक समारोह के दौरान अपने पति किम जोंग उन के बगल में बैठी हुई थी, लेकिन इसके बाद से उन्हें नहीं देखा गया। यहाँ तक कि 10 अक्टूबर 2020 को प्योंगयांग में मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया, जिसमें भी वो मौजूद नहीं थी। हालांकि एक दूसरी रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि किम की चाची की तबीयत बेहद खराब है और री सोल जू उनकी देखभाल कर रही है। बंगाल में ममता बनर्जी को फिर झटका लगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और झटका लगा। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट से विधायक दीपक हलदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब की 447 पेटियां जब्त कर ली। पकड़ी गई इस शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई। ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि बिहार सप्लाई के लिए ले जा रहा है। इसकी आपूर्ति चंडीगढ़ से की गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में मुंबई नासिक हाईवे पर एक कार ने बस को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर पहली बार अपनी बेटी के साथ तस्वीर शेयर की। साथ ही अनुष्का ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा है। तमिलनाडु की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अपने नाम कर ली। उसने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल की। मुकाबले में बड़ौदा की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 120 रन बनाए थे, जिसके बाद तमिलनाडु ने यह लक्ष्य 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन गंभीर रूप से बीमार है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आतंकी सलाउद्दीन को कल इस्लामाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली कि सलाउद्दीन को क्या बीमारी है। लंबे इंतजार के बाद मुंबई में आम लोगों ने लोकल ट्रेनों में एक बार फिर सफर किया। हालांकि कोरोना काल में राज्य सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ सबको लोकल ट्रेन में यात्रा की इजाजत दी और आम लोगों के सफर के लिए वक्त तय कर दिया। राज्य सरकार से आम लोगों को यात्रा की हरी झंडी मिलते ही लोकल ट्रेनों की रौनक लौट आई, क्योंकि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनमें सफर की शुरुआत कर दी, जिसकी एक झलक शहर के दादर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली। सब जॉब भी कर सकते हैं उनकी रोजी रोटी के लिए, तो बहुत अच्छा है। अभी तो सबके लिए अच्छा है। कुछ यात्री लोकल ट्रेनों के आम लोगों के लिए दोबारा पटरी पर दौड़ने से खुश दिखे, तो कुछ ने वक्त तय करने के फैसले पर नाराजगी भी जताई। पब्लिक आके परेशान होता है, ये तो बहुत पब्लिक का बात है ना। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर भी कई लोग प्लेटफॉर्म पर अगली लोकल ट्रेन के इंतजार में खड़े दिखे। कई महीनों बाद मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर करने की खुशी उनमें कुछ लोगों से छिपाई नहीं छिपी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में वेतन न मिलने पर बीजेपी पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की धमतरी में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम के दफ्तर के बाहर नगाड़ा बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया। पार्षदों ने वेतन न मिलने का आरोप लगाकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। पटना में उत्पाद विभाग ने सीमेंट के गोदाम में छापेमारी कर 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद की। पुलिस ने गोदाम के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में एक आदमी की हत्या के बाद उसके घरवालों ने उसके शव को थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक अपना विरोध जताया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सांसें रोक देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें ट्रकों की जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि आदिवासी इलाके के ये लोग ट्रक से सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। तभी उनके ट्रक को पीछे से आए एक दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पास में खड़ा तीसरा ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया और वहां धूल का गुबार छा गया। इस हादसे से पहले सड़क पर 2 ट्रकों में बड़ी संख्या में लोग सवार दिखे, जबकि खतरे से अनजान एक आदमी इन दोनों ट्रकों के बीच घूमता नजर आया। लेकिन तभी एक जोरदार टक्कर हुई और वहां का मंजर बदल गया। थोड़ी देर बाद धूल हटने पर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग मदद के लिए दौड़े। बताया गया कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा को गंभीर चोट आई।
दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के पास हुए धमाके में पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज से जांच में और तेजी आई है। स्पेशल सेल ने अपनी जांच को इजराइल की एजेंसियों से भी साझा किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब 1 दर्जन लोगों से स्पेशल सेल ने पूछताछ की, जिसमें कुछ लोग अब भी हिरासत में हैं। जांच में शामिल क्राइम ब्रांच की टीम को आज कैब से जुड़ा डेटा भी मिल सकता है। पुलिस ने धमाके के दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच एम्बेसी के आसपास से गुजरी कैब की जानकारी मांगी थी। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां हाल ही में महामारी की रोकथाम के दिशा निर्देशों को मार्च तक बढ़ा दिया गया, जिनकी वजह से लोगों की मौज मस्ती में रुकावट बनी रही, जो कि वहां के लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने प्रदर्शन की इजाजत लिए बिना अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों पर जुटना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी पड़ी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक महिला ने पुलिस वालों के चंगुल से भागने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे पुलिस के सामने घुटने टेकने ही पड़े। वहां से सामने आई एक दूसरी तस्वीर में डॉग स्क्वाड में शामिल कुत्ते ने एक प्रदर्शनकारी को पीछे की तरफ धकेल दिया। जो लोग नहीं मान रहे थे उन पर सख्ती भी बरतनी पड़ी। एक आदमी के दोनों हाथों और पैरों को पकड़कर कुछ पुलिस वालों ने उसे सड़क पर उल्टा लेटा दिया। हंगामे को शांत करने के लिए सिर्फ उसे ही नहीं, उसके साथ मौजूद कई लोगों के हाथों को पीछे की तरफ बांधकर उन्हें एक जगह बैठा दिया गया। कार्रवाई से पहले कई लोगों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर वहां की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक टीचर ने प्रिंसिपल की पिटाई कर दी। आरोप है कि वो टीचर अपने प्रिंसिपल पर किसी बात के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो वो उन पर टूट पड़ा। उसने प्रिंसिपल पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और उन्हें पीटते पीटते जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद भी उसके हाथ नहीं रुके, वो लगातार उन्हें पीटता रहा। उसके हमलों से प्रिंसिपल खुद को बचाने में नाकाम रहे। थोड़ी देर बाद दूसरे टीचर वहां पहुंचे और उसे मारपीट करने से रोका, लेकिन वो उनकी भी बात सुनने को तैयार नहीं था। हालांकि जब सबने मिलकर उसका हाथ रोका तब वो शांत हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। खबर है कि पुलिस इस मामले में केस दर्ज करने के बाद आरोपी टीचर को पकड़ने में जुट गई।